हेलो दोस्तों, आपका न्यू स्टडी जोन में स्वागत है। DSSB PRT पार्ट बी सीटेट प्राइमरी और जूनियर के लिए हम CDP की क्लास कर रहे हैं। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। वीडियो अच्छी लगे तो सभी लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइए आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। तो कल हमने 35 तक क्वेश्चन कर लिए थे। चैप्टर है आपका ये शिक्षण के अधिगम, इसमें 35 तक क्वेश्चन हमारे हो गए थे। आज हम उसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गतिशील व्यक्तित्व के नमूनों में से एक नहीं है? गतिशील व्यक्तित्व के नमूने में से कौन सा इनमें से नहीं है, यह आपसे पूछा है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है बायोफिजिकल दृष्टिकोण। ठीक है, जो बायोफिजिकल दृष्टिकोण है ये आपका गतिशील व्यक्तित्व के नमूने के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, बाकी तीनों आपके आते हैं। अब ये बायोफिजिकल दृष्टिकोण होता क्या है? जैव सामाजिक दृष्टिकोण में जो है, अगर इसके दो नाम बताएं तो कैटल और आपके आइजैक, ये दो इसमें नाम मेन आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, मेरी रोथबार्ड के मॉडल में कितने आयाम है? तो जो आपका मॉडल है मेरी रोथबार्ड, इसमें आपके कितने आयाम हैं? तो इसमें आपके आयाम हैं 6। कितने हैं? 6 आयाम हैं। मेरी रोथबार्ड ने जो है 6 मॉडल दिए थे। पहला है आपका गैर आक्रामक नकारात्मक प्रभाव। पहला है गैर आक्रामक नकारात्मक प्रभाव। ठीक है, यानी भय और उदासी ऐसा। दूसरा है आपका आक्रामक और नकारात्मक, आक्रामक नकारात्मक, ये दूसरा है। ठीक है, तीसरा आपका प्रयासपूर्ण नियंत्रण, प्रयासपूर्ण नियंत्रण, ये आपका तीसरा आयाम है इनका। चौथा है बहिर्मुखता, चौथा है बहिर्मुखता। ठीक है, मुखता। पांचवा है आपका उन्मुख, उन्मुख संवेदनशीलता, उन्मुख संवेदनशीलता। ठीक है, यानी सामान्य और भावात्मक अवधारणा संवेदनशीलता और सहचर संवेदनशीलता, इनके बारे में इसमें बात की गई है। जो 6 नंबर है वो आपका है संबद्धता। संबद्धता किसके बारे में? भावनात्मक सहानुभूति और सहानुभूतिपूर्ण अपराध जो है वो आपके जो 6ठा आयाम है उनमें आएंगे। ठीक है, तो ये आपके 6 आयामों के नाम हैं मेरी रोथबार्ड के मॉडल। तो ये मॉडल आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, पावलोव ने एक सिद्धांत विकसित किया जो तय करता था कि कुत्ते को भोजन पेश करने से ठीक पहले घंटी बजती थी। घंटी बजने से अनुबंधन उद्दीपन बन जाता है। क्योंकि कुत्ते ने घंटी की आवाज़ पर लार टपकाई तो उसे क्या कहा जाएगा? ये आपसे पूछा गया। कुत्ते ने घंटी की आवाज़ पर लार टपकाई, अभी उसके सामने खाना, पहले क्या था, खाना दे रहे थे तब उसके मुंह में लार टपक रही थी। ठीक है, फिर पहले घंटी बजाया, फिर खाना दिया, फिर कुत्ते के मुंह में लार आई, फिर घंटी बजी, धीरे धीरे घंटी बजी। ठीक है, तो घंटी बजने से ही कुत्ते के मुंह में लार आना शुरू हो गई कि उसको पता चल गया अब खाना आएगा। ठीक है, तो घंटी बजने पे कुत्ते के मुंह में लार आई तो इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे शास्त्रीय अनुबंधन। घंटी बजने से उसके मुंह में लार आई, ठीक है, तो वो शास्त्रीय अनुबंधन हो गया, क्लासिकल कंडीशनिंग। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर आपका 5 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, वह शिक्षण और अधिगम के लिए सामाजिक सांस्कृतिक उपागम से जुड़े एक सिद्धांतवादी हैं जिन्होंने अधिगम के लिए निजी भाषण के महत्व के वाइगॉस्की के विचारों का उपयोग किया, और लेकिन इसे आत्मसंवाद कहते हैं। वाइगॉस्की ने आपकी प्राइवेट स्पीच की बात की है। ठीक है, लेकिन ऐसे कौन से आपके मनोवैज्ञानिक हैं, सिद्धांतवादी हैं, जिन्होंने
निजी भाषण को ही, वाइगॉस्की के विचारों को ही यूज़ किया है, परंतु उन्होंने उसको जो शब्द का नाम दिया है वो दिया आत्मसंवाद। तो वो कौन है वो आपको बताना है। पियाजे ने प्राइवेट उसकी इनर स्पीच की बात की है, तो ये हैं आपके बंडूरा साहब। बंडूरा ने सेल्फ टॉक की बात की है, ठीक है, आत्मसंवाद की बात की है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो है बंडूरा। अगर बंडूरा पूछा जाए ये कहाँ के निवासी थे तो ये कनाडा के थे, ठीक है। इन्होंने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, 1956 में शैक्षिक मनोविज्ञान डैश ने अधिगम के उद्देश्यों को अधिगम के डोमेन की एक श्रृंखला में वर्गीकृत करने के लिए प्रणाली बनाई जो शिक्षकों को शिक्षा के बारे में समग्र रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो किसने अधिगम के डोमेन बनाए थे? तो ये आपके किसने बनाया था? ब्लूम टैक्सोनॉमी सभी ने पढ़ी होगी। 3 आयाम है, 3 डोमेन है, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, ठीक है। तो बेंजामिन ब्लूम ने जो है ये बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम को प्रभावित करने वाला शिक्षार्थी से संबंधित एक कारक नहीं है? ध्यान शिक्षार्थी से संबंधित है, प्रेरणा बिल्कुल है, लक्ष्य भी होना चाहिए, संचार ये आपका यहाँ पर राइट आंसर है। ये आपका शिक्षार्थी से संबंधित एक कारक नहीं है, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर आपका कम्युनिकेशन होगा, ऑप्शन डी। अब होता क्या, देखो ध्यान से क्या, बालक कार्य पर मन लगाकर कार्य करता है और किसी भी लक्ष्य प्राप्ति के लिए उसे प्रेरणा दी जाती है तब वो कार्य करता है, ठीक है। तो संचार का यहाँ पर कोई रोल नहीं है। तो ध्यान, लक्ष्य और प्रेरणा ऐसे कारक हैं जो शिक्षार्थी से संबंधित है, ठीक है। अधिगम को ये सभी प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, कौन सा शब्द सकारात्मक मौखिक सुदृढ़ीकरण के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता? सकारात्मक हो, मौखिक सुदृढ़ीकरण, यानी जैसे हम बोलते हैं ना, बहुत सही बेटा, बहुत अच्छा काम किया है ना। तो पूछ रहे सकारात्मक में कौन सा शब्द इसमें से यूज नहीं कर सकते? अति उत्कृष्ट, बहुत अच्छा काम किया, बेकार, ये आपका निगेटिव वर्ड है, ठीक है, पॉजिटिव वर्ड नहीं है, निगेटिव वर्ड है। सही, उचित, ये तीनों शब्द आपके पॉजिटिव हैं। आपका जो बेकार शब्द है ये आपका पॉजिटिव वर्बल रिफोर्समेंट नहीं है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा जानने की आवश्यकता है? प्रस्ताव सत्य होना चाहिए, व्यक्ति को प्रस्ताव पर विश्वास करना चाहिए। तो यहाँ पर कौन सा जो कथन है वो जानने की आवश्यकता। अगर हमने कोई प्रस्ताव दिया तो हमें जानना चाहिए कि वो प्रस्ताव सही है या नहीं है, और अगर सही है तो उस पर हमें विश्वास भी करना चाहिए, तभी हम उस चीज़ को आगे कंटिन्यू कर पाएंगे, है ना। जब हमें ही विश्वास नहीं तो हमारे बात पे कोई विश्वास करेगा नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। दोनों कथन आपको जानने की आवश्यकता है कि प्रस्ताव सत्य है और व्यक्ति को उस पर प्रस्ताव पर विश्वास करना चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर है आपका 43 का ए। नेक्स्ट, सहकारी अधिगम विधि का उपयोग करके कक्षा में अध्यापक द्वारा कौन से सकारात्मक परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं? शैक्षणिक लाभ, सामाजिक विकास, बिल्कुल। सहकारी अधिगम विधि का हम यूज करके कर सकते हैं। बेहतर अंतर्वैयक्तिक संबंध, बिल्कुल, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अच्छा होगा, है ना। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा, तीनों आपके सही हैं, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड आपका होगा, देख लेते हैं किस ऑप्शन में है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका कौन सा राइट होगा? डी, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड दोनों, ठीक है। तीनों हमारे सहकारी अधिगम विधि का उपयोग करके कक्षा को बेहतर हम बना सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, कोल्ब के मॉडल की सामंजस्यीकरण अधिगम शैली के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर आपको कोल्ब का मॉडल पढ़ना पड़ेगा, उससे आप ये जो है कथन को सही कर सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। पहला कथन है, यह तर्क की अपेक्षा अंतर्ज्ञान पर निर्भर करती है, बिल्कुल सही बात है। जो आपका कोल्ब का मॉडल है वो तर्क की अपेक्षा अंतर्ज्ञान पर निर्भर करता है।
ठीक है। शिक्षार्थी दूसरों के विश्लेषण का उपयोग करते हैं और व्यवहारिक प्रयोगात्मक उपागम अपनाना पसंद करते हैं, बिल्कुल। शिक्षार्थी कार्यों को पूरा करने के लिए समूहों में कार्य करना पसंद करते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो ये तीनों कथन आपके कोल्फ के मॉडल पर आधारित है। जब आप उस मॉडल को अच्छे से पढ़ेंगे तो ये आपको निष्कर्ष निकलेगा, ठीक है, तब आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन राइट होगा वो है डी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों कथन आपके सही हैं, ठीक है। एंड 46 नंबर क्वेश्चन, क्रियाकलाप आधारित उपागम का क्या लाभ है? यह अपनी शैली में सीखने तथा सीखने की गति का निर्धारण करने के लिए कार्यक्षेत्र उपलब्ध कराता है, ठीक है। यह स्व अधिगम की क्षमता विकसित करता है। क्रियाकलाप मतलब अपने आप से काम करते हैं ना, कुछ क्रिएटिविटी, तो वो स्व अधिगम की क्षमता मतलब खुद से भी सीख सकते हैं, ठीक है। सेल्फ लर्निंग एबिलिटी जो है वो बच्चे डेवलप होती है बच्चों में। विद्यार्थी में खोजी क्षमताओं, स्वयं के ज्ञान का मूल्यांकन तथा नए ज्ञान की संरचना जैसी क्षमताओं का विकास होता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर भी आपके ये तीनों कथन सही हैं, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ए राइट है। यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों आपके ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट, कौन सी शिक्षक सीखने की विधि को शिक्षक सीख विधि में शिक्षक द्वारा प्रयोग को अनुमान किया गया है? तस्वीरों, श्यामपट, मैदान यात्रा या पारापार चित्रदर्शी? पारापार चित्रदर्शी को बोलते हैं इंग्लिश में एपिडियास्कोप, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो है पारापार चित्रदर्शी, एपिडियास्कोप। शिक्षक सीखने की विधि को शिक्षक सीख विधि में शिक्षक द्वारा प्रयोग को अनुमान किया गया है। तो यहाँ पर आपका है एपिडियास्कोप। अब होता क्या है एपिडियास्कोप? ये एक प्रेक्षण सामग्री है जिसका प्रयोग अध्यापक द्वारा शिक्षण के दौरान किया जाता है। इसका उपयोग पारदर्शी व अपारदर्शी दोनों छवियों को प्रोजेक्ट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, समूह अधिगम उपागम में कक्षा में अध्यापक द्वारा कौन से कार्य किए जाते हैं? समूह का निर्माण करना, बिल्कुल सही। समूह में संप्रेषण में बाधा उत्पन्न करता है? नहीं, ये गलत है। समूह में अधिगम परिणामों को समेकित करना, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड आपका सही होगा। ये आपका है ऑप्शन डी में, फर्स्ट एंड थर्ड। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ठीक है। बाधा उत्पन्न नहीं करता अध्यापक। 49 नंबर, शिक्षण की किस शैली में यह माना जाता है कि कक्षा के सभी बच्चों का योग्यता स्तर समान या एक जैसा है तथा वस्तुओं तथा घटनाओं के लगभग समान अर्थ है? तो इसमें पूछना किस शैली में जो है सब कक्षा में जितने भी बच्चे बैठे हैं वो सब एक समान स्तर के, ऐसा मान के पढ़ाया जाता है। तो ये आपका किस में होता है? छात्र केंद्रित शिक्षण में तो नहीं होता। छात्र केंद्रित शिक्षण में क्या होता है? हर एक बच्चे पे हम ध्यान देते हैं, ठीक है। हर एक बच्चे से पूछा जाता है, ठीक। जब हम ये करिकुलम बेस्ड लर्निंग करते, पाठ्यक्रम आधारित लर्निंग करते, उस टाइम पे हम सभी बच्चों की योग्यता स्तर को समान या एक जैसा मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है। करके सीखने में तो बच्चा खुद से ही करके सीखता है, ये भी आपका छात्र केंद्रित होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी राइट है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, खोज द्वारा अधिगम विधि निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? सक्रियता का सिद्धांत, तर्कपूर्ण चिंतन का सिद्धांत, उद्देश्यपूर्ण अनुभवों का सिद्धांत, विकल्पों की खोज का सिद्धांत? तो यहाँ पर भी आपके ये चारों ऑप्शन राइट हैं, इसलिए आपका ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चारों आपके सही। सक्रियता के सिद्धांत पर भी निर्भर करती है, कार्य करती है, ठीक है। तर्कपूर्ण चिंतन का सिद्धांत भी है, उद्देश्यपूर्ण अनुभवों का सिद्धांत और विकल्पों की खोज का सिद्धांत। तो ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट, स्किनर के लिए अधिगम का सबसे महत्वपूर्ण उपाय डैश की दर है। कौन सी दर है स्किनर के लिए? तो स्किनर के लिए तो जो है वो जवाब देना जो है अधिगम का सबसे महत्वपूर्ण उपाय है, ठीक है।
तो यहाँ पर केवल 2, ऑप्शन सी राइट होगा, केवल 2। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का आपका, जब आप व्यवहार अकेले अवलोकन के माध्यम से प्राप्त कर लेते हैं तब शिक्षण प्रकट होता है, नाटकीय या संज्ञानात्मक? ऑप्शन है केवल 1, दोनों, केवल 2, ना ही एक ना ही दो। तो यहाँ पर राइट है आपका ऑप्शन सी, केवल 2। जब आप व्यवहार अकेले अवलोकन के माध्यम से प्राप्त करते हैं तो ये आप अपनी बुद्धि से कर रहे हैं ना, अकेले। ठीक है, तो ये आपका संज्ञानात्मक शिक्षण प्रकट होता है, इससे आपका पता चलता है। ठीक है, संज्ञान आपका कितना कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुआ है वो पता चलता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सेकंड राइट होगा। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी है तो सभी लाइक करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लग रही है। थैंक यू।